आप भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के अध्याय 6 अध्याय की पहली कक्षा रिवीजन की कक्षा में आज आप हैं और यहां हमें मूल अधिकारों के खंड पर बात करें। तो आइए हम लोग तेजी से इस लिखे हुए तथ्यों के साथ मौलिक अधिकारों को समझने और जानने का प्रयास करें। मौलिक अधिकारों के परिचय की चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, इसका परिचय करते चलें तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन वह देश है जिसे मौलिक अधिकारों की आप जननी कहेंगे, संविधान की भी जननी। तो मौलिक अधिकारों की जननी 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने अपने नागरिकों के लिए एक अधिकार पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जारी किया। इस अधिकार पत्र में उन्होंने अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की घोषणा की, कुछ मूलभूत अधिकारों का आश्वासन दिया। तो कुछ मौलिक अधिकार से संबंधित ये पहला लिखित दस्तावेज है, दुनिया का ये पहला लिखित दस्तावेज जो मौलिक अधिकारों से संबंध रखता है, उसका नाम है एक बिल ऑफ मैग्ना कार्टा 1215, जारी करता ब्रिटेन के सम्राट जॉन। इतनी बात के बाद मौलिक अधिकारों के बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग ब्रिटेन में ही बिल ऑफ राइट्स की बात करेंगे। बिल ऑफ राइट्स, जिसे हिंदी में अधिकार पत्र कहेंगे, 1689 ईस्वी में एक बिल ऑफ राइट्स निर्गत किया गया, जारी किया गया। इस बिल ऑफ राइट्स में मूल अधिकारों के संबंध में ये भी प्रमुख दस्तावेज है और इसमें समय समय पर विभिन्न सम्राटों ने जो जो बातें अपने जनता से, जनता के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए किया था, तो जनता के अधिकार और स्वतंत्रता के लिए ये जारी दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो मैग्ना कार्टा से लेकर और 1689 ईस्वी तक जितने भी अधिकार और स्वतंत्रताओं की घोषणा ब्रिटेन में की गई, उस सब का संकलन करके बिल ऑफ राइट्स जारी किया गया। ब्रिटेन संसार का ऐसा देश जिसने मौलिक अधिकारों की शुरुआत की। अब उससे आगे बढ़ते हैं एक दूसरे देश में, पड़ोसी देश फ्रांस, कहां पीछे रहने वाला। उसने मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की 1789 ईस्वी में और इसके अंतर्गत फ्रांसीसी जनता को कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त हुए। फ्रांस की जनता ने मूल अधिकारों का दावा किया, मूल अधिकारों के प्रति अपनी गहरी सजगता दिखाई और उसके परिणाम स्वरूप वहां के शासक लुई 16वें को मूल अधिकारों के उल्लंघन के दंड स्वरूप फांसी दे दी गई 1789 ईस्वी में। फ्रांस में मूल अधिकारों को लेकर के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे उच्च आदर्शों को लेकर के फ्रांस की जनता ने अत्यधिक मुखरता और सजगता का प्रदर्शन किया। इसके पश्चात अमेरिका चलते हैं तो अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों की बात नहीं थी। अमेरिका के संविधान में, मूल संविधान में मूल अधिकार नहीं थे। 1791 ईस्वी में जब संविधान में अमेरिका में संशोधन किया गया तो संशोधन के पश्चात मौलिक अधिकार सम्मिलित किए गए और मौलिक अधिकार इस कदर सम्मिलित किए गए कि भारत में मौलिक अधिकार का स्रोत स्वयं अमेरिका का संविधान बताया गया। तो अमेरिका में मौलिक अधिकार, फ्रांस में मौलिक अधिकार, ब्रिटेन में मौलिक अधिकार, अब इनके बाद हमें भारत में मौलिक अधिकारों पर चर्चा करनी है।
तो भारत में मूल अधिकारों की सबसे पहले मांग की गई 1895 ईस्वी में संविधान विधेयक प्रस्तुत करके। विधायिका में तत्कालीन स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा संविधान विधेयक प्रस्तुत किया गया और वहीं मूल अधिकार की मांग की गई। उसके बाद 1917 और 19 के दौरान कांग्रेस ने भी मूल अधिकारों की मांग की। उसी के दौरान 1925 में आगे बढ़ने पर एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मूल अधिकार की मांग की। 1925 एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, इसके माध्यम से मूल अधिकार की मांग। फिर उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की। तो नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू 1928, मौलिक अधिकारों की मांग। इसके पश्चात कांग्रेस अधिवेशन 1927, मद्रास का अधिवेशन 1931, कराची के अधिवेशन, इन दोनों अधिवेशनों में कांग्रेस ने विधिवत प्रस्ताव पारित करके मौलिक अधिकारों की मांग की। उसके पश्चात टाइमलाइन में 1931 में गांधी जी ने जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया ब्रिटेन में, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग की। यद्यपि इन सारी मांगों के बाद 1934 में जो भारत सरकार की संयुक्त संसदीय समिति ने जो बनी थी, उस समिति ने मूल अधिकारों की मांग को अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि परिणाम ये निकला कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित नहीं किया गया। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो पीछे पढ़ चुके हैं आप, भारत के संविधान का 60% से अधिक हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है, तो इसे सम्मिलित नहीं किया गया। बाद में 1945 के तेज बहादुर सप्रू समिति ने भी मौलिक अधिकारों की मांग की, और न केवल मांग की बल्कि एक विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की तेज बहादुर सप्रू समिति ने। और इन सब समितियों की मांग का परिणाम ये रहा कि संविधान सभा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों पर विचार करने के लिए परामर्श समिति का गठन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में समिति का तो गठन किया ही गया, उससे भी आगे बढ़कर संविधान सभा ने जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में एक संविधान सभा के द्वारा एक उप समिति का गठन किया गया, और उप समिति का भी काम था मौलिक अधिकारों पर विचार करना। दो समितियां मौलिक अधिकारों पर विचार की, और उसके परिणाम स्वरूप इन दोनों समितियों के सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, मूल अधिकार संबंधी प्रावधान सम्मिलित किए गए। तो इस प्रकार मूल अधिकार भारत में सम्मिलित हुए, भारतीय संविधान के भाग 3 में आए 12 से 35 अनुच्छेद तक। मौलिक अधिकारों के परिचय से आगे बात हो रही है कि मौलिक अधिकारों की कोई परिभाषा भी है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। तो हम लोग भारत के संविधान और दुनिया के अन्य संविधान में मौलिक अधिकारों को क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार किस नाम से जाने जाते हैं, देखते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स को मौलिक अधिकार कहा जाता है। ब्रिटेन के संविधान में मौलिक अधिकार क्या बोले जाते हैं? बिल ऑफ राइट्स बोले जाते हैं। बिल ऑफ राइट्स को मौलिक अधिकार कहते हैं। तो वहीं फ्रांस और अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार प्राकृतिक कहे गए हैं, नेचुरल कहे गए हैं, इनएलाइनेबल कहे गए हैं।
अप्रतिदेय कहे गए हैं, यानी इन्हें रोका नहीं जा सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो प्राकृतिक हैं, इनसे कोई कंप्रोमाइज नहीं। ऐसा है फ्रांस के संविधान में और अमेरिका के संविधान में। तो दुनिया के ये 2 देशों के संविधान, 3 देशों के संविधान में हमने देखा कि मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है। भारत में मौलिक अधिकारों की भी कुछ परिभाषा बनाई जा सकती है। तो जैसा कि है कि मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत और अपरिहार्य हैं। क्या हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत और अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए, यानी ये अपरिहार्य हैं, मूलभूत हैं, ऐसे हैं कि बिना इनके काम नहीं कर सकता। इन्हें इस वजह से नागरिकों को संविधान ने दिया है। और सामान्यतया ध्यान रहे कि सामान्यतया व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य कोई कटौती नहीं कर सकता। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि सामान्यतया नहीं कर सकता, कोई विशेष परिस्थिति होगी कर सकता है, सामान्यतया नहीं कर सकता। तो इन्हीं को थोड़ा सा राधा कृष्णन के शब्दों में डॉक्टर एस राधा कृष्णन कहते हैं कि मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है। हमारे लोगों के लिए क्या है? एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के लिए समझौता है। तो मूल अधिकार सभ्य विश्व के लिए समझौता है, मतलब कि अगर विश्व सभ्य है, देश सभ्य है, तो मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकार नहीं है इट मीन्स सभ्य नहीं है, यानी सभ्यता की कसौटी मौलिक अधिकार भी हैं, ये ध्यान रखना है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद हम लोग आगे देखेंगे कि मौलिक अधिकार के और मायने महत्व क्या है। तो मौलिक अधिकार के बारे में है सबसे पहले कि अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट से इसे लिया गया। सबसे पहला जो तथ्य मूल अधिकार के बारे में है वो जानना जरूरी है कि इसे कहां से लिया गया है। तो अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से मौलिक भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार प्रेरित हैं, लिए गए हैं। राज्य के विरुद्ध ये गारंटी है। किसके विरुद्ध गारंटी है? राज्य के कृत्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार गारंटी हैं। किंतु मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, अत्यांतिक नहीं है, यानी अंतिम नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मौलिक अधिकार अगर है तो फिर और कुछ नहीं, यानी मौलिक अधिकारों पर भी कहा गया है किंतु मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, अर्थात राज्य मूल अधिकारों पर राष्ट्रहित में और लोकहित में निर्बंधन लगा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, रुकावट लगा सकते हैं। यानी कि अगर राष्ट्रहित की बात आ जाए, अगर लोकहित की बात आ जाए, जनहित की बात आ जाएगी तो राज्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि मौलिक अधिकार भारत में अत्यंतिक नहीं है, संविधान निर्माताओं ने अमेरिका और फ्रांस के संविधान की इन कमियों को समझा और भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में इन्हें कहा कि नहीं, लोकहित का विषय होगा, राष्ट्रहित का विषय होगा तो मौलिक अधिकारों में कटौती संभव है। तो हमने देखा मौलिक अधिकार अत्यंतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसके अलावा हम एक बात जानते हैं कि सामान्य तौर पर मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध मिले हुए परंतु कुछ मूल अधिकार नागरिकों के विरुद्ध हैं, व्यक्तियों के विरुद्ध हैं। और ये कौन से मूल अधिकार हैं? अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और 24। यानी ये अनुच्छेद 15(2), 17, 23 और 24 ये व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति को दिए गए, नागरिक के विरुद्ध नागरिक को दिए गए।
तो हमने देखा कि मौलिक अधिकार हर बार राज्य के विरुद्ध गारंटी नहीं है, राज्य के कृत्य के विरुद्ध गारंटी नहीं है। ये कभी कभी व्यक्ति के विरुद्ध भी दिए जा सकते हैं और यहाँ दिए गए। इसके अलावा कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को दिए गए, केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ये अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30 ये ऐसे अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। गैर नागरिकों को शेष अधिकार गैर नागरिकों को भी हैं, लेकिन ये अधिकार केवल और केवल नागरिक, भारतीय नागरिक को प्राप्त है। इसके अलावा आपात के समय राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर शेष सभी अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अगर अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी लगी हुई है तो इमरजेंसी के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते। 20-21 को छोड़कर से सभी अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 359 के अंतर्गत ये व्यवस्था है, ये प्रावधान है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति दो प्रकार की है, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। सकारात्मक प्रकृति के अधिकार कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक नागरिकों को प्राप्त जो अधिकार हैं, नागरिकों को प्राप्त जो अधिकार नहीं बल्कि स्वतंत्रताएं, नागरिकों को प्राप्त जो अधिकार स्वतंत्रताएं हैं वो सकारात्मक प्रकार के हैं। और राज्य के विरुद्ध जो गारंटी वाले हैं, जिन पर राज्य निर्बंध, राज्य की शक्ति पर निर्बंधन वाले जो हैं वो 14, 15, 16, 21 अन्य जितने अनुच्छेद हैं, ऊपर के दिए गए अनुच्छेदों को छोड़कर वो सभी के सभी नकारात्मक प्रवृत्ति के अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं वो सकारात्मक प्रवृत्ति के भी हैं, सकारात्मक प्रकृति के भी हैं, नकारात्मक प्रकृति के भी हैं। हमने देखा कि कौन से सकारात्मक प्रकृति के हैं और कौन से नकारात्मक प्रकृति के हैं। इन बातों के बाद मूल अधिकार के बारे में है कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवृत्त हैं, न्यायालय द्वारा लागू कराए जाते हैं। अगर नागरिक के मूल अधिकार कहीं से भी बाधित होते हैं तो व्यक्ति, नागरिक मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जाएंगे और न्यायालय उनके नागरिक अधिकारों को दिलवाएंगे, लागू करवाएंगे। तो इसलिए ये वाद योग्य हैं, न्याय प्रवृत्त हैं, न्यायालय द्वारा प्रवृत्त हैं, वाद योग्य हैं। ये शब्द भी हो सकता है कि वाद योग्य हैं, यानी इन पर वाद दायर किया जा सकता है, मुकदमा दायर किया जा सकता है, रिट बनती है। इसके अलावा अगले बिंदु में मूल अधिकारों को संसद साधारण विधि से कम नहीं कर सकती। जैसा कि आपको पता है कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध गारंटी हैं, तो संसद मतलब राज्य साधारण विधि से मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकते। तो साधारण विधि से नहीं कर सकते, इसका मतलब किसी विधि से कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 362 के तहत संविधान संशोधन की जो विधि है, संविधान संशोधन की विधि द्वारा मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है संसद के द्वारा। संसद मूल अधिकारों को कम कर सकती है, समाप्त कर सकती है, उनमें संशोधन कर सकती है। अंतिम बिंदु है कि मूल अधिकारों को अधित्यजन नहीं है, इन्हें त्याग नहीं किया जा सकता, इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि मूल अधिकारों को अधित्य वेव कर देंगे, डिलीट मार देंगे, हटा देंगे, समाप्त कर देंगे, त्याग कर देंगे, ऐसा संभव
नहीं है। मूल अधिकार मूल हैं, मौलिक हैं, प्राकृतिक हैं, नैसर्गिक हैं, इन्हें आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता, हटाया ही नहीं जा सकता। तो मौलिक अधिकार के ये जो महत्व है वो आपने देखा। इसके आगे रिवीजन का अगला क्रम, रिवीजन की कड़ी में हम लोग अनुच्छेद 12 पर पहुंचे हैं। अनुच्छेद 12 जिसका विषय है राज्य, स्टेट। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। तो राज्य क्या है ये अनुच्छेद 12 में बताया गया है, लेकिन अनुच्छेद 12 में जो राज्य बताया गया है वो भाग 3 के लिए है और भाग 4 के लिए। यानी अनुच्छेद 12 में राज्य जो बताया गया है उस राज्य की अर्थ को हम संविधान के भाग 3 में प्रयोग करेंगे और भाग 4 में प्रयोग करेंगे। भाग 6 में प्रयोग करने के लिए अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई। तो ये सतर्क रहेंगे आप कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य है वो भाग 3 और भाग 4 के लिए है। भाग 3 मतलब मूल अधिकारों के खंड की बात करते हैं और भाग 4 मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं। तो इस तरह से हम लोग राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 12। इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं, कौन कौन राज्य हैं। पहला, भारत की सरकार और संसद, ये राज्य हैं। दूसरा, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, ये राज्य हैं। यानी राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, विधानमंडल में क्या क्या आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। कुछ राज्यों में विधान परिषद हैं तो वहां विधान परिषद भी, और जहां विधान परिषद नहीं है वहां केवल विधानसभा यानी विधानमंडल। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये संसद के अंतर्गत आते हैं। राज्य, तीसरा राज्य हम किसे कहेंगे, सभी स्थानीय प्राधिकारी राज्य हैं। चौथा, अन्य प्राधिकारी भी राज्य हैं। अब यहां जरूरी बात यह है कि भारत की सरकार और संसद तो हमें पता है, राज्य की सरकार और विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद को हमें पता है, लेकिन ये सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, इन दोनों के अंतर्गत कौन लोग आते हैं, कौन सी संस्थाएं आती हैं, कौन सी चीजें आती हैं। तो अनुच्छेद 12 में प्राधिकारी को भी स्पष्ट किया गया है। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत प्राधिकारी का क्या तात्पर्य है ये देखें। इन अनुच्छेद 12 के अंतर्गत प्राधिकारी का तात्पर्य है कोई ऐसा व्यक्ति या निकाय, कोई भी ऐसा बॉडी जिन्हें विधि, उपविधि या आदेश, अधिसूचना आदि बनाने, जारी करने तथा प्रवर्तित कराने की शक्ति है, ऐसे सभी प्राधिकारी हैं। अनुच्छेद 12 में प्राधिकारी का मतलब किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय से है जो विधि बना सकते हैं, उपविधि बना सकते हैं, आदेश जारी कर सकते हैं, अधिसूचना जारी कर सकते हैं और बना सकते हैं, जारी कर सकते हैं और उन्हें प्रवर्तित यानी लागू करा सकते हैं। इतनी शक्ति जिसके पास है वो क्या है, प्राधिकारी है। और प्राधिकारी माने राज्य। स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत कौन आते हैं, तो स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत नगर पालिकाएं हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, ग्राम पंचायतें हैं, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड हैं। इस तरह के जो बोर्ड हैं वो स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। अब एक और शब्द रह गया है, अन्य प्राधिकारी। तो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कौन आएगा, तो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी या निकाय आते हैं
जो संविधान या किसी परिनियम से सृजित किए गए। ध्यान रहे, ऐसे आएंगे जो संविधान या किसी परिनियम से सृजित किए जाते हैं और जिन्हें विधि उपविधि बनाने की शक्ति है। बस अंतर इतना होगा कि उन्हें संप्रभु शक्ति के प्रयोग का अधिकार नहीं होगा, उनके पास संप्रभु शक्ति के प्रयोग की शक्ति नहीं होगी। तो हमें पता है कि संप्रभु शक्ति का प्रयोग किसके पास है अधिकार? भारत की जनता के पास है, भारत के संविधान के पास। अब संविधान के माध्यम से यह अधिकार किसी अथॉरिटी को प्राप्त हो सकता। तो इस तरह से हमने देखा प्राधिकारी कौन है, स्थानीय प्राधिकारी कौन है, अन्य प्राधिकारी कौन है। अब उन्हें पूरे हम लोग व्यवहार में देख लें कि कौन कौन से स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। तो विभिन्न न्यायिक निर्णय समय समय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने आदेशों में समय समय पर बताया है कि किसको हम प्राधिकारी मानेंगे और किसको प्राधिकारी नहीं मानेंगे। तो जिनको प्राधिकारी मानते हैं, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, वो एक लिस्ट आपके सामने है। ये लिस्ट परीक्षाओं में पूछी गई हैं, इसलिए जीवन बीमा निगम पहला है, LIC जो प्राधिकारी है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग प्राधिकारी है। कारखाना या औद्योगिक वित्त निगम ये भी प्राधिकारी हैं। विश्वविद्यालय भी प्राधिकारी हैं। विधिक व्यक्ति, कोई विधिक व्यक्ति किसको मानेंगे? कानूनी नियम को विधिक व्यक्ति मानेंगे। सरकारी कंपनी है वो भी विधिक व्यक्ति है। रजिस्टर्ड सोसाइटी आदि यानी विधिक व्यक्ति भी प्राधिकारी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ये भी प्राधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम ये भी प्राधिकारी हैं। और कौन कौन प्राधिकारी हैं? भारत पेट्रोलियम निगम, भारतीय सांख्यिकी संगठन, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय खाद्य निगम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, भागीदारी फर्म, सैनिक स्कूल सोसाइटी, बालक सहायता संघ, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल जो 95% अनुदान से चलते हैं, ये भी प्राधिकारी हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति महोदय जब 359 अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आदेश जारी करते हैं तो राष्ट्रपति महोदय भी प्राधिकारी हैं। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश जब वो न्यायालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश भी क्या हैं? प्राधिकारी हैं। रेलवे बोर्ड प्राधिकारी हैं। रेलवे बोर्ड क्या है? प्राधिकारी हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण प्राधिकारी हैं। बैंक और बीमा कंपनी प्राधिकारी हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL प्राधिकारी हैं। संघ लोक सेवा आयोग भी प्राधिकारी है। तो प्राधिकारी हैं मतलब राज्य हैं। इतने बताए गए, एक लिस्ट आपके सामने रखी गई और इसमें 25 संस्थाओं को गिनाए गए। इसके बाद एक लिस्ट हम लोग और देखेंगे जो प्राधिकारी नहीं है, राज्य नहीं है। सांविधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, तमाम संस्थान हैं, ये प्राधिकारी नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT ये भी प्राधिकारी नहीं है। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ प्राधिकारी नहीं है। ICICI बैंक प्राधिकारी नहीं है। वक्फ बोर्ड प्राधिकारी नहीं है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ये भी प्राधिकारी नहीं है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCRT ये भी प्राधिकारी नहीं है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ये भी प्राधिकारी नहीं है। निजी महाविद्यालय जो अनुदान प्राप्त नहीं करते वो भी प्राधिकारी नहीं है। और अंत में न्यायालय जो हैं ये भी प्राधिकारी नहीं है। तो एक पूरी लिस्ट कि कौन से प्राधिकारी हैं और कौन से प्राधिकारी नहीं हैं,
यानी किन्हें राज्य मानेंगे और किन्हें राज्य नहीं मानेंगे, एक पूरी लिस्ट आपके सामने रखी गई। इस प्रकार अनुच्छेद 12 में राज्य की पूरी अवधारणा, राज्य की पूरी परिभाषा, राज्य के पूरे कन्फर्म संस्थाओं के साथ आपको बताया गया। रिवीजन की इस कड़ी में हम लोग अनुच्छेद 13 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 13 क्या है? मूल अधिकारों से असंगत विधियां, यानी ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों के अनुरूप नहीं हैं, मूल अधिकारों से भिन्न हैं, ऐसी विधियां अनुच्छेद 13 में इन विधियों के बारे में अध्ययन करना है। तो अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। हमें यह ध्यान रखना है कि इसे सुरक्षा कवच कहा गया है, क्योंकि अगर कोई विधि मूल अधिकारों से असंगत होगी तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकते हैं। इसलिए और न्यायालय को जो शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 13 से प्राप्त है। न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बताया गया है, क्योंकि न्यायालय मूल अधिकारों से असंगत विधियों को शून्य घोषित कर सकते हैं। इसके तहत न्यायालय ऐसी किसी विधि को शून्य घोषित कर सकती है जो मूल अधिकारों से असंगत है। ऐसे किसी विधि को शून्य घोषित कर सकती है जो मूल अधिकारों से असंगत है, और न्यायालय की यही शक्ति, न्यायालय की उक्त शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा गया है। यह शक्ति है न्यायिक पुनर्विलोकन की, जुडिशियल रिव्यू की। तो आगे हम लोग देखेंगे टॉपिक न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। ये क्या है? तो प्रोफेसर कार्बीन के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन को देखेंगे। प्रोफेसर कार्बीन कहते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करती। कार्बीन क्या कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन को? कार्बीन कहते हैं कि न्यायालयों की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति वह शक्ति है जिसके अंतर्गत विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते हैं न्यायालय। ये है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों के पास है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि मूल अधिकारों का पूरा खंड अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वह सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मिली है और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मिली। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय करती हैं और उच्च न्यायालयों को करने के लिए दिया गया है, ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 13(1) की और अनुच्छेद 13(2) की। अनुच्छेद 13(1) संविधान पूर्व विधियों की बात करता है और अनुच्छेद 13(2) संविधान पश्चात विधियों की बात करते हैं। संविधान पूर्व विधियां अनुच्छेद 13(1), संविधान के बाद की विधियां अनुच्छेद 13(2). तो बात शुरू करते हैं अनुच्छेद 13(1) से। संविधान पूर्व विधियां, जिसको प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहा गया है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, संविधान पूर्व विधियां। संविधान पूर्व विधियां क्या हैं? इसके अनुसार संविधान के लागू होने के ठीक पूर्व
भारत में प्रवृत्त ऐसी सभी विधियां आती हैं इसके अंतर्गत जो भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं, शून्य होंगी। सबसे पहले संविधान पूर्व विधियां क्या हैं कि संविधान के लागू होने से ठीक पूर्व जो विधियां लागू हैं, अगर वो विधियां भाग 3 से असंगत हैं, मूल अधिकारों से असंगत हैं, तो वो शून्य होंगी, वो शून्य हो जाएंगी। लेकिन यहां ये ध्यान रहे कि इसे 13(1) को भूतलक्षी नहीं कहा जाएगा, भूतलक्षी नहीं कहा जाएगा। यानी कि भूतलक्षी शब्द जिसका मतलब हम लोग आगे चल करके अभी कई बार पढ़ेंगे, इसका तात्पर्य आज की तिथि से, वर्तमान की तिथि से लागू करते हुए किसी चीज को भविष्य के डेट से लागू कर देना। यानी आज की तिथि में कोई चीज लागू कर रहे हैं और कहें कि ये 10 दिन पहले से लागू रहेगा, ऐसे सिस्टम को हम भूतलक्षी कहते हैं। लेकिन ये 13(1) भूतलक्षी नहीं है, ये ध्यान रहे। प्रश्न में ऐसी गलती नहीं करना है। कोई भी संविधान पूर्व विधि प्रारंभ से शून्य नहीं है। संविधान पूर्व विधियां प्रारंभतः शून्य नहीं है। अतीतकालीन संव्यवहारों के लिए तो ये प्रवृत्ति में रहेंगी। यानी कि अगर कोई घटना या कोई केस का विचारण संविधान के प्रारंभ से पहले किसी घटना को लेकर के हो रहा है, तो उन पर लागू होने वाली विधियां भी संविधान के पूर्व वाली होंगी। वो अतीतकालीन संव्यवहारों के लिए मानी जाएंगी, समाप्त नहीं होंगी। अर्थात संविधान के लागू होने पर प्रभावहीन नहीं हो जाएंगी, बल्कि वो अपने कार्य के लिए चलती रहेंगी। ये बात हमें संविधान पूर्व विधियों के बारे में ध्यान रखना है। तो संविधान पूर्व विधियां लागू रहेंगी, समाप्त नहीं होंगी, अतीत के संव्यवहारों के लिए चलेंगी। इस सिद्धांत को न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत कहा। कौन सा सिद्धांत कहा? आच्छादन का सिद्धांत कहा। तो बात करेंगे हम लोग आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। आच्छादन का सिद्धांत ये कौन सा सिद्धांत है? आच्छादन का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो इसका एक नाम ग्रहण का सिद्धांत है, इक्लिप्स यानी ग्रहण लग जाना, ग्रहण का सिद्धांत। इसके अंतर्गत मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां संविधान के लागू होने पर मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती हैं, समाप्त नहीं हुई, आच्छादित हो जाती हैं, सुसुप्त अवस्था में चली जाती हैं। आच्छादन हटते ही वह पुनः पुनर्जीवित हो जाती है। जैसे ही आच्छादन हटता है, ऊपर से कवर हटता है, वो पुनः पुनर्जीवित हो जाती है। इस बात को उच्चतम न्यायालय ने भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में ये सिद्धांत दिया था, जिसे आच्छादन का सिद्धांत कहा गया। आच्छादन का संविधान जो आच्छादन का सिद्धांत है, वो संविधान पूर्व और संविधान पश्चात दोनों विधियों पर लागू होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व और संविधान बाद दोनों विधियों पर लागू हो रहा है। तो आच्छादन का सिद्धांत के बाद ये बताया गया है कि भारत के संविधान के अनुसार मूल अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता। मूल अधिकारों का त्याग नहीं किया, आच्छादित रहेंगे, मूल अधिकारों का त्याग नहीं किया जा सकता भारत के संविधान के अनुसार। यद्यपि मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों को त्यागने की व्यवस्था है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों को त्यागने की व्यवस्था नहीं। संविधान सभा ने इस पर व्यापक विचार विमर्श किया था और ये देखा गया कि भारत जैसे
देश में जहां अशिक्षित लोग भी हैं, बड़ी संख्या में अशिक्षा है, गरीबी है, लोग अपने स्वार्थों के लिए मूल अधिकारों के त्यागने का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को त्यागने की मनाही रखी गई, प्रतिबंधित किया गया। तो ये देखा गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे संविधानेतर विधि यानी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, अनुच्छेद 13(2). 13(1) के बाद 13(2) की बात होगी। संविधान के लागू होने के पश्चात विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियां इसके अंतर्गत आती हैं, 13(2) के अंतर्गत आती हैं, जिन्हें संविधानेतर विधि, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहा जाता है। संविधानेतर विधि के बारे में, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएंगे। संविधानेतर विधि के बारे में साफ साफ कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती हैं या न्यून करती हैं, घटाती हैं। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों को या तो छीने या कम कर दे। ऐसी कोई विधि अगर बन भी गई, इस खंड के उल्लंघन में अगर होगी, तो उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। यहां एक और सिद्धांत आ रहा है कि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होना, इसको कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। यानी जब न्यायालय ने कहा या संविधान में दिया गया कि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी, तो इसे नाम दिया गया है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियर एबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियर एबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हम लोग बात करेंगे कि यदि किसी विधि का एक भाग अधिकारों का उल्लंघन करता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, किंतु शेष भाग नहीं करता है, कोई अधिनियम है, कुछ भाग उल्लंघन करते हैं, कुछ भाग नहीं करते, तथा मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले भाग को शेष भाग से अलग किया जाता है, लेकिन अलग करते वक्त उस अधिनियम के मूलभूत उद्देश्य समाप्त न हो। यानी उस अधिनियम के मूलभूत उद्देश्य को समाप्त किए बिना पृथक किया जा सकता है। तब उस पूरे अधिनियम को शून्य घोषित न करके केवल मूल अधिकारों से असंगत भाग को शून्य घोषित किया जाएगा। इसे ही कहा जाता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अर्थात अधिनियम को वैध तथा अवैध भाग में बांटकर, वैध भाग अवैध भाग में पृथक कर सिर्फ अवैध भाग को शून्य घोषित किया जाएगा, सिर्फ अवैध भाग को। लेकिन ये तब है जब किसी अधिनियम को वैध और अवैध भाग में बांट सकें। ऐसा हो सकता है कि कोई अधिनियम वैध अवैध भाग में बांटा जाए तो वो एकदम टूट के बेकार हो जाए। तो जब ऐसा हो जाएगा, यानी वो अधिनियम ही अगर बांटने पर खत्म हो जाए, तो वहां पर पूरा अधिनियम ही शून्य घोषित करना पड़ेगा। और जिसको बांटने पर काम चल जाए, अधिनियम के मूलभूत उद्देश्य बने रहे, वहां बांट करके खराब भाग को, वैध भाग को वैध रहने देंगे, अवैध भाग को अवैध घोषित कर देंगे। तो दूसरी वाली बात, जहां अधिनियम को वैध अवैध में बांटना संभव न हो, तो केवल अवैध भाग को शून्य घोषित किया जाएगा। परंतु यदि वैध भाग को अवैध भाग से इस प्रकार अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है कि अवैध के पृथक करने पर अधिनियम का मूलभूत उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, तब न्यायालय द्वारा पूरा अधिनियम अवैध घोषित कर दिया जाएगा। यही बात हम लोगों ने अभी अभी की कि पूरा अधिनियम अवैध घोषित होगा। अर्थात मूल अधिकारों से असंगत संविधानेतर विधि आरंभ से ही शून्य होती है। ये ध्यान रहे कि संविधानेतर विधि आरंभ से ही शून्य होगी। और वही संविधान पूर्व विधियां, ये शब्द वहां पड़े हैं, संविधान पूर्व विधियां आरंभ से शून्य नहीं होंगी, आच्छादित होंगी। वहां आच्छादन का सिद्धांत था।
और यहाँ पृथक्करणीयता का सिद्धांत है। पृथक्करणीयता के सिद्धांत में क्या है कि प्रारंभ से ही शून्य होगी, लेकिन इस बात की घोषणा न्यायालय केवल करेगा, कोई और नहीं करेगा। केवल न्यायालय ही विधियों को पूरी तरह से या उसके किसी भाग को शून्य घोषित कर सकते हैं। रिवीजन की इस कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं अनुच्छेद 13(3) क की। यहां एक प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन क्या विधि है, यानी क्या संवैधानिक संशोधन विधि है, यह प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 13(3) को जाने कि अनुच्छेद 13(3) के अनुसार विधि क्या है। 13(3) क 13(3) क के अनुसार विधि क्या है, सबसे पहले ये जानना है। तो इसके अंतर्गत, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का प्रभाव रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, इन सबको विधि में समावेशित किया गया है। पुनः 13(3) क के अनुसार विधि क्या है, तो विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का प्रभाव रखने वाले कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा का समावेश किया गया है। ये सभी के सभी विधि हैं अगर ये विधि का प्रभाव रखते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सामने। प्रश्न क्या था? वही प्रश्न जो अभी हम लोग पहले लिखे थे। प्रश्न था कि क्या अनुच्छेद 362 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है। प्रश्न है कि अनुच्छेद 13 के अर्थों में क्या संविधान संशोधनों को विधि माना जाएगा? तो उसका जवाब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में दिया। निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि के अंतर्गत विधानमंडल द्वारा अपनी साधारण विधायी शक्ति जिसको अनुच्छेद 245 कहते हैं, साधारण विधायी शक्ति के प्रयोग में बनाई गई विधि आती है। यानी साधारण विधायी शक्ति से जो विधि बनाई गई है वही विधि है, संविधान संशोधन विधि नहीं है। ये बात शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में बताया। पुनः सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इसी निर्णय को सहमति दी कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व के निर्णयों को बदल दिया। संवैधानिक संशोधन को अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि मान लिया। आपको बात समझ में आई कि अनुच्छेद 13 के अर्थ में संविधान संशोधन अब क्या है? विधि है। कब से? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का आया उसके अनुसार। इसका अर्थ ये निकला, इसका अर्थ हुआ कि अब संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती। यानी विधान मंडलों के पास ये अधिकार नहीं है कि वे संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों में कोई कटौती कर दें। ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस आदेश को भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत बताया।
कि भविष्य में राज्य यानी कि विधानमंडल मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकते। ये भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग माना। तो यहां एक नया सिद्धांत आपके सामने, भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत। भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत ये कहता है कि भविष्य में विधानमंडल मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकते। परंतु बात यहां रुकी नहीं, बात आगे बढ़ी। संसद को ये बात ठीक नहीं लगी, यानी कोर्ट ने जो भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत दिया था वह संसद को ठीक नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और संसद ने 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा संवैधानिक संशोधन विधि को अनुच्छेद 13 से बाहर कर दिया। संसद ने क्या किया, कहा कि ऐसा करते हैं कि हम इसे अनुच्छेद 13 से बाहर कर देते हैं, झंझट ही खत्म। इसका मतलब यह हुआ कि अब 13 से बाहर हो जाने के कारण संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती। तब आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में एक बड़ी सी संविधान पीठ बैठी, अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ, जिसमें 13 जज बैठे थे। 13 जो है न्यायाधीश उसमें बैठे थे, और उसमें ये फैसला आया कि 24वां संविधान संशोधन जो संसद ने किया है यह वैध है। ठीक है, न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को ठीक माना और कहा कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अंदर विधि नहीं है, पुनः पुराना वाला निर्णय। लेकिन अर्थात संसद क्या कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु यहां सर्वोच्च न्यायालय ने एक और शब्द जोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा परंतु इस प्रकार नहीं कि आधारभूत ढांचा प्रभावित हो जाए। परंतु इस प्रकार नहीं कि आधारभूत ढांचा प्रभावित हो जाए। संसद आज के डेट में संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में कमी बेशी कर सकती है, परंतु आधारभूत ढांचे को डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि ये आधारभूत ढांचा क्या होता है। आधारभूत ढांचा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया और कहा कि संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। संविधान के मूल ढांचे का, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत यहीं से आया। इस प्रकार ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का सिद्धांत कहां से आया, तो आप बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया।